समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज है, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। और ये क्लियरिटी हम आपको अपने प्रोग्राम में देंगे। सब कुछ सुभारती टीवी आपको बताएगा। नमस्कार, मेरा नाम दिव्या पांडे है और आप देख रहे हैं सुभारती टीवी पर एक खास प्रोग्राम करियर मंत्र। जैसा कि आप सबको पता है कि हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से हर बार युवाओं के लिए महत्वपूर्ण विषय लेकर हाजिर होते हैं जो उनके करियर को नई उड़ान भरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज का हमारा विषय न्यूरोलॉजिस्ट कैसे बने पर आधारित है। आज के वक्त में हर एक युवा अपने करियर को लेकर काफ़ी चिंतित रहता है। ऐसे में अगर आपका सपना न्यूरोलॉजिस्ट बनने का है परंतु आपको उसके बारे में अत्यधिक जानकारी नहीं है कि आप किस प्रकार से न्यूरोलॉजिस्ट बन सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, न्यूरोलॉजी मेडिकल साइंस की वह शाखा है जिसके अंतर्गत छात्रों को नर्वस सिस्टम से जुड़ी बीमारी के बारे में और साथ में इलाज कैसे करें उससे संबंधित जानकारी दी जाती है। आपको बता दें कि नर्वस सिस्टम हमारे शरीर की सभी गतिविधियों को नियंत्रित और सेंस करता है। आज के कार्यक्रम में हम आपको न्यूरोलॉजिस्ट कैसे बने के बारे में डिटेल्स में बताएंगे। इस टॉपिक के बारे में हमारे स्टूडियो में आए हुए मेहमान डॉक्टर गौरव निगम, जो कि एक फेमस एमडी इन पेडियाट्रिक हैं। आपका इस क्षेत्र में लगभग 15 सालों का एक्सपीरियंस है। आप फाउंडर एंड सीईओ ऑफ डॉक्टर डैड, चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल सेंटर ऑफ अर्ली चाइल्डहुड रिसर्च एंड फाउंडर ऑफ इंटेलिजेंसिया प्ले स्कूल हैं। आप बहुत सारी जानी मानी बुक्स के ऑथर हैं। आपकी एनजीओ जो आई केयर को अंडर प्रिविलेज्ड किड्स की वेलफेयर के लिए काम करती है। आप एक एंथुजियास्टिक मैराथन रनर हैं और हेल्दी लाइफस्टाइल एंड फिटनेस ऑन प्रमोट करते हैं। आपको नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस एंड इवेंट में उनकी एक्सपर्टीज़ को शेयर करने के लिए आमंत्रित किया है। बहुत सारी उपलब्धियों के चनी डॉक्टर गौरव निगम जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं और एक्टिव सोशल एक्टिविस्ट हैं, तथा दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर प्रिया माथुर, एक रिनॉन्ड एजुकेशनिस्ट, राइटर, पोएट, सोशल एक्टिविस्ट हैं और डायरेक्टर ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल हैं। अपने पेरेंटिंग एंड चाइल्ड अपब्रिंगिंग जैसी बुक में को ऑथर के रूप में काम किया। साथ ही साथ उम्मीदों का कारवा और आई केयर नोबल एनजीओज के साथ मिलकर स्ट्रीट चिल्ड्रन और होमलेस सीनियर सिटीजन के लिए काम करती आ रही हैं। आप एनजीओ सेव आवर रिवर्स की दिल्ली एनसीआर की हेड हैं और आपने बिना रुके बिना थके इस कार्य को करने का हौसला दिखाया। पेरेंटिंग एंड चाइल्ड नर्सरिंग जैसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर समाज को प्रकाशमय करती आई हैं। आपको समाज के अलग अलग क्षेत्रों, खास तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों संस्थाओं द्वारा अवॉर्डेड किया गया। आप समाज के उत्थान में होने वाले कार्यों में अग्रणी योगदान देती है। अब मैं अपने स्टूडियो में आए हुए मेहमान से आग्रह करूंगी कि आप न्यूरोलॉजिस्ट कैसे बने के बारे में हमारे दर्शकों को डिटेल में जानकारी देकर उनका मार्गदर्शन करें। नमस्कार, आज हम न्यूरोलॉजिस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। न्यूरोलॉजिस्ट एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है। न्यूरोलॉजिस्ट एक ऐसे फिजिशियन होते हैं जो नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर के एक्सपर्ट होते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट बनकर हम प्राइवेट जॉब्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल दोनों में हमारे को जॉब की प्राप्ति हो सकती है। भारत में नर्वस सिस्टम से और ब्रेन से जुड़ी बीमारियों के बढ़ने की वजह से न्यूरोलॉजिस्ट की मांग जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इन सब के अलावा विदेश की यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च सेंटर और न्यूरोलॉजिस्ट के लिए कई अवसर मौजूद हैं। अब बात करते हैं कि न्यूरोलॉजिस्ट बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए, कहाँ से ये कोर्स कर सकते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट बनने का प्रमुख चरण की बात करें तो स्टूडेंट्स शुड पास विद पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में 12th में होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम नीट यूजी का एग्ज़ामिनेशन पास करके एमबीबीएस में एडमिशन अपना कंफर्म कर सकते हैं। जो एमबीबीएस का कोर्स है ये आपका 5.5 साल का लगभग होता है, जिसमें से 4.5 साल आपकी पढ़ाई के होते हैं और 1 साल की आपकी इंटर्नशिप शामिल होती है। अगर आप पीजी करना चाहते हैं तो आपको दोबारा से नीट पीजी देना होता है। अब न्यूरोलॉजी में स्पेशलाइजेशन पाने के लिए एमडी डॉक्टर्स ऑफ मेडिसिन या डीएनबी डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड इन मेडिसिन या पीडियाट्रिक्स में प्रवेश करना होता है। ये 3 साल का कोर्स होता है। एमडी या डीएनबी करने के बाद डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन इन न्यूरोलॉजी में प्रवेश ले सकते हैं।
इसके लिए अलग सुपर स्पेशलिटी प्रवेश परीक्षा पास करनी होती है, जिसके लिए आपको नीट सुपर स्पेशलिटी एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। डीएम या सुपर स्पेशलिटी कोर्स पूरा करने के बाद गवर्नमेंट अप्रूव्ड हॉस्पिटल्स या मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस में न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में प्रैक्टिस करें। इसके बाद नेशनल मेडिकल काउंसिल या स्टेट मेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन प्राप्त करें एवं चिकित्सा के क्षेत्र में लगातार हो रहे नए स्पेशलाइजेशन और एडवांसमेंट के साथ अपडेट रहें। साथ ही साथ मेडिकल के क्षेत्र में लगातार हो रहे नए रिसर्च एंड अपग्रेडेशन की जानकारी रखें ताकि आप मार्केट में अपडेटेड रहें, तथा साथ ही साथ मेडिकल सम्मेलन, वर्कशॉप्स और सेमिनार्स में भाग अवश्य लें ताकि एक फेमस न्यूरोलॉजिस्ट बनकर सोसाइटी को सर्व कर सकें। न्यूरोलॉजिस्ट के क्षेत्र में करियर के प्रमुख स्टेप्स के बारे में जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराया, साथ ही ये भी बताया कि न्यूरोलॉजिस्ट क्या है, उनका कार्य क्षेत्र में क्या है, तथा एक स्टूडेंट अगर न्यूरोलॉजिस्ट बनना चाहता है तो उसे किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। अब हमारे स्टूडियो में आए हुए दूसरे मेहमान से आग्रह करूंगी कि आप हमारे दर्शकों को न्यूरोलॉजिस्ट के बारे में और अधिक जानकारी दें, जैसे भारत में न्यूरोलॉजिस्ट करने के टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं। अगर कोई स्टूडेंट विदेश से न्यूरोलॉजिस्ट की पढ़ाई करना चाहता है तो उसकी भी जानकारी हमारे दर्शकों को दें। नमस्कार, सबसे पहले तो मैं शुभारती टीवी और उनकी टीम को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपने चैनल पर आमंत्रित किया। जैसे कि हमारे पैनलिस्ट ने दर्शकों को ये बताया कि अगर कोई कैंडिडेट न्यूरोलॉजिस्ट बनने का सपना रखता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन सपना है, तो उन्हें कैसे तैयारी करनी चाहिए। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि इस डेस्टिनेशन की कैसी जर्नी है, किस तरह से वहाँ तक पहुँचना है। अब मैं आपको भारत के टॉप कौन कौन से मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो न्यूरोलॉजिस्ट बनने में आपकी सहायता कर सकती हैं, आपको पढ़ा सकती हैं, इसके बारे में बताता हूँ। भारत में न्यूरोलॉजिस्ट बनने के लिए कई प्रमुख संस्थानें हैं जो बहुत ही बेहतरीन एक्सीलेंट चिकित्सा शिक्षा देती हैं और परीक्षण प्रदान करते हैं। ये संस्थान मेडिकल की पढ़ाई, रिसर्च और चिकित्सा में नंबर 1 सुविधाओं के साथ प्रसिद्ध हैं, जैसे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स नई दिल्ली। ये भारत का सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर न्यूरोलॉजी के लिए एमडी और डीएम दोनों ही उपलब्ध हैं। दूसरे नंबर पे आता है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च PGIMAR, जो चंडीगढ़ में है। निमहांस, जो कि ख़ास तौर से न्यूरोलॉजी के लिए ही बनाया गया है, बैंगलोर में बहुत बड़े कैंपस के साथ, वहाँ पे भी एमडी और डीएम कराई जाती है। CMC यानी कि क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, ये भी इंडिया के एक बेहतरीन कॉलेजेस में से है जहाँ पे आप MBBS से लेके MD और DM तक कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका संजय गांधी PGI, जो कि लखनऊ में है और हमारे नॉर्थ इंडिया में एक सबसे बेहतरीन कॉलेज के रूप में उपलब्ध है। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज यानी कि KGMC, ये भी एक बहुत ही पुराना कॉलेज है इंडिया का और ये भी आपको DM तक पढ़ाई देता है। इसके अलावा बहुत सारे आपको GMC मिलेंगे यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जो कि चेन्नई में है और भी विभिन्न पार्ट्स में हैं इंडिया के, जहाँ से बेहतरीन एजुकेशन प्राप्त करी जा सकती है। यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा जिपमर को, जो कि पौंडीचेरी में है। और अगर हम बात करते हैं 10 बेस्ट कॉलेजेस की, तो जिपमर का नाम ज़रूर आता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, जो हैदराबाद में है, ये भी आपको MD और DM दे सकता है। इसके अलावा भारत में बहुत और ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे MD और DM की पढ़ाई दी जाती है, जिसका पूरा इन्फॉर्मेशन आपको NMC यानी कि नेशनल मेडिकल काउंसिल की वेबसाइट पे उपलब्ध है। बहुत से कैंडिडेट्स का ये भी एक प्रश्न रहता है कि न्यूरोलॉजिस्ट की पढ़ाई पूरी करने में कितना खर्च होता है। हमने ये तो सीख लिया हमारी पैनलिस्ट से कि कितना समय लगता है, पर कितना खर्च होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। MBBS, MD, DM या DNB, ये सब करने में आखिर खर्चा कितना लगता है। MBBS अगर हम ये सरकारी से करते हैं तो 1 से 5 लाख के लगभग का खर्चा आता है, और अगर हम एक निजी कॉलेज से करते हैं यानी कि प्राइवेट से करते हैं तो 10 से 50 लाख पर का खर्चा आता है।
MD और MS अगर हमें करना है तो 1 से 5 लाख आता है लगभग आपके सरकारी कॉलेज का खर्चा, और अगर हम प्राइवेट से करते हैं तो 10 से 30 लाख रुपए तक का खर्चा आता है। अब आती है बात DM यानी कि सुपर स्पेशलिटी। जब हम इसको न्यूरोलॉजी में करते हैं तो एक गवर्नमेंट कॉलेज का खर्चा अगेन 1 से 5 लाख तक के में आता है, और अगर हम एक प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो 10 से 3 लाख रुपए का खर्चा आता है। यहाँ पे मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब आप MD और DM करते हैं तो कॉलेज भी आपको एक सैलरी, एक स्टाइपेंड देता है हमेशा। न्यूरोलॉजिस्ट बनने के लिए कुल खर्च लगभग 12 लाख से 1 करोड़ के बीच में हो सकता है। ये निर्भर उस पर करता है कि आप किस संस्थान में पढ़ाई कर रहे हैं। यदि आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, आप अच्छे से एग्ज़ाम क्रैक करते हैं और आप बेहतरीन से बेहतरीन इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वहाँ की फ़ीस अक्सर बहुत ही कम होती है। ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा गवर्नमेंट ही उठाती है। धन्यवाद। जो आपने हमारे दर्शकों को न्यूरोलॉजिस्ट के प्रमुख संस्थानों तथा न्यूरोलॉजिस्ट की पढ़ाई पूरी करने में कितना खर्च आता है इसके बारे में बताया। अब बारी है हमारे उन दर्शकों की जो फ़ोन लाइन के माध्यम से हमारे पैनलिस्ट से न्यूरोलॉजिस्ट से संबंधित प्रश्न पूछना चाहते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि उनके प्रश्नों का जवाब देकर उनका मार्गदर्शन करें। इसी के साथ हमारे पहले कॉलर फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार, मेरा नाम रश्मि है तथा मैं कोटा राजस्थान की रहने वाली हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि न्यूरोलॉजिस्ट बनने के लिए सर्वोच्च विदेशी संस्थान कौन कौन से हैं? देखिए रश्मि जी, जैसे कि पहले भी बताया है कि भारत में बहुत सारी संस्थाएं हैं, फिर भी आप अगर इसे विदेश से ही करना चाहती हैं तो वहाँ पर भी बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, जॉन्स हॉपकिंस, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी जैसे कई फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आप न्यूरोलॉजिस्ट का कोर्स कर सकती हैं। धन्यवाद। आपने न्यूरोलॉजिस्ट कोर्स करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी संस्थानों के बारे में जानकारी दी। रश्मि जी से उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके लक्ष्य को पाने में लाभदायक होगी। अब फोन लाइन पर अगले कॉलर जुड़ गए हैं। कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार, मेरा नाम विनीता है। मैं जमशेदपुर झारखंड से हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि न्यूरोलॉजिस्ट कोर्स के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं? धन्यवाद विनीता। आप जानना चाहते हैं कि न्यूरोलॉजिस्ट कोर्स के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि इसके अंतर्गत सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूरो एनाटमी आता है, जो कि बताता है कि आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है। न्यूरो ऑफ्थैल्मोलॉजी आता है, न्यूरो पीडियाट्रिक आता है, न्यूरोलॉजी आता है, न्यूरो रेडियोलॉजी आता है, न्यूरो फिजियोलॉजी आता है, जो कि बताता है कि दिमाग काम कैसे करता है। न्यूरो बायोकेमिस्ट्री, न्यूरो पैथोलॉजी, इसमें ये पता चलता है कि आपके नर्वस सिस्टम में क्या केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं और आखिर नर्वस सिस्टम की जो डिजीज़ेज़ हैं जो न्यूरोपैथोलॉजी में बताई जाएंगी। न्यूरो साइकेट्री और न्यूरो फार्माकोलॉजी, ये और कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो इसमें आते हैं। ये सब कुछ कलेक्टिवली जब आप पढ़ते हैं तब आप न्यूरोलॉजिस्ट बनते हैं। धन्यवाद विनीता। मैं आशा करती हूँ कि आपको आपका जवाब मिला होगा। इसी के साथ अगले कॉलर हमारे साथ लाइन में जुड़े हैं। कृपया अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। मैं मेरठ उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि न्यूरोलॉजिस्ट का कोर्स करने के बाद हम कहाँ नौकरी कर सकते हैं? मुकेश जी, इस तरह के प्रश्न ज़्यादातर कैंडिडेट्स के दिमाग में रहता है कि कोर्स कंप्लीट करने के बाद हमें किस संस्थान में जुड़ना चाहिए, कहाँ हमें जॉब मिल सकती है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि न्यूरोलॉजिस्ट का कोर्स करने के बाद आप इंडियन आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज, हॉस्पिटल मैक्स, हॉस्पिटल फोर्टिस, एम्स हॉस्पिटल, आर्टेमिस, अपोलो हॉस्पिटल जैसे बहुत सारी संस्थान से जुड़कर आप अपने कैरियर में उड़ान भर सकते हैं। और इसके अलावा भी कई सारी सरकारी संस्थान हैं जहां पर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद मुकेश। मैं आशा करती हूँ कि हमारे पैनलिस्ट से आपको आपका जवाब मिला होगा। अब अगले कॉलर हमारे साथ लाइन पर जुड़े हैं। कृपया अपना सवाल पूछिए। नमस्कार, मेरा नाम नेहा है। मैं नोएडा उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ। मेरी बेटी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से 12th कर रही है तथा उसका सपना न्यूरोलॉजिस्ट बनना है। मुझे यह जानना है कि न्यूरोलॉजिस्ट की पढ़ाई पूरी करने में टोटल कितना खर्चा होता है? धन्यवाद नेहा, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। अक्सर इस तरह के प्रश्न ज़्यादातर पेरेंट्स के दिमाग में होते हैं क्योंकि पूरे कोर्स का खर्चा भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। न्यूरोलॉजिस्ट बनने के लिए
बहुत ही डिफरेंट एरियाज़ हैं जहाँ जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपका अल्टीमेटली खर्चा कितना आएगा। जैसे कि हमने अभी पहले भी बताया कि लगभग पूरा कोर्स यानी कि MBBS से लेके DM तक आप 10 से 15 लाख में भी कंप्लीट कर सकते हैं और लगभग करोड़ रुपए में भी कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहती है यहाँ पे कि यदि अगर आप मेहनत अच्छी करते हैं तो ना ही सिर्फ आपको एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलता है जो कि इंडिया के नंबर 1 मेडिकल कॉलेजेस में आता है, आपका नाम भी उसी तरीके से आगे अच्छा रहेगा और इसके साथ ही साथ आपकी फ़ीस भी बहुत कम होती है। तो यदि अगर हम अभी से ही मेहनत करना शुरू कर दें, जैसे आपने बताया कि वो अभी 12th में है और वो सिर्फ अभी PCB पे फोकस कर रही है, तो इस टाइम पे उसको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो अपना MBBS क्रैक करे। पहला स्टेप तो वही है। अगर उसने MBBS क्रैक कर लिया तब दूसरा स्टेप आएगा और तीसरा स्टेप आएगा। अगर पहला स्टेप उसका बहुत अच्छा जाता है तो दूसरा और तीसरा स्टेप चढ़ने में भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। धन्यवाद नेहा जी। मैं आशा करती हूँ कि आपको आपकी बेटी के लिए सही उत्तर मिला होगा और जितने भी कैंडिडेट्स हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं जिन्हें ये नहीं पता कि न्यूरोलॉजिस्ट बनने में कितना खर्चा आता है, उन्हें भी इस सवाल का जवाब मिला होगा। आगे के सेगमेंट में हम कोशिश करेंगे कि स्कूल स्टूडेंट से भी करियर की अवेयरनेस के बारे में जान सके, उनको किस प्रकार की गाइडेंस मिलती है और उनकी शिक्षा के प्रति उनके पेरेंट्स का क्या सहयोग होता है। साथ ही यह भी जानेंगे, कोशिश करेंगे कि उनके स्वयं की रुचि किस फील्ड में है। करियर मंत्रा जैसे करियर ओरिएंटेड इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम उन्हें कैसे लाभान्वित कर रहा है, उनके करियर गोल को अचीव करने में क्या क्या हेल्प मिली, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड जॉब्स के बारे में, डिफेंस के जॉब्स के बारे में और अन्य करियर ऑप्शंस के बारे में। ये तमाम जानकारी लेने के लिए स्टूडेंट से सीधा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम लगातार मेडिकल से जुड़ी फील्ड को लेकर आ रहे हैं, आपको बताते जा रहे हैं प्रोग्राम के माध्यम से। इसी के साथ आज भी हम एक टॉपिक लेकर आए हैं, न्यूरोलॉजिस्ट। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो MBBS की तरफ आगे बढ़ते हैं। MBBS में भी काफ़ी सारे क्राइटेरियाज़ होते हैं, उसमें एक फ़ील्ड है न्यूरोलॉजिस्ट की, जिसके बारे में आज हम स्कूल में मौजूद कुछ बच्चों से जानेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, न्यूरोलॉजिस्ट में एज अ करियर आप क्या फ्यूचर देखते हैं? एज अ करियर लाइक इन ओवरऑल अगर हम एज अ डॉक्टर लें तो डॉक्टर सेव लाइफ, और अगर वो न्यूरोलॉजिस्ट है तो न्यूरॉन्स कनेक्टेड टू ब्रेन हमारा बॉडी का मेन पार्ट होता है, तो अगर उसके रिलेटेड कुछ है तो वो सबसे बेस्ट हम एज अ फील्ड ले सकते हैं क्योंकि वो हमारी पूरी बॉडी से रिलेटेड होता है। तो एज अ फ्यूचर तो अच्छा ही है, अनलेस AI इसके ऊपर टेक ओवर करे। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि मतलब मुझे लाइक फ्रॉम द 9th स्टैंडर्ड मुझे डॉक्टर ही बनना था, बट स्पेसिफिक नहीं था। बट जब मैं 10th में आई तो मुझे मतलब न्यूरोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट आया, बिकॉज मुझे मतलब इस बात पे स्टडी करनी थी कि लाइक ब्रेन कैसे कंट्रोल करता है, न्यूरॉन्स कैसे फंक्शन होते हैं, मतलब पूरी बॉडी में कैसे इलेक्ट्रिक करंट्स वगैरह पास ऑन होते हैं, सिग्नल्स कैसे जाता है। तो मतलब यही है कि मुझे उस फील्ड में लाइक स्टडी करना है, मतलब उस फील्ड को मतलब अपना पैशन एज अ पैशन क्रिएट करना है। बाकी जैसे स्टडी से रिलेटेड आपने बात करी, क्या क्या स्टडीज़ में ज़रूरी होती है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ब्रेन इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन इन आवर बॉडी। तो आई थिंक ब्रेन की स्टडी के लिए सबसे पहले तो हमें बहुत ही स्पेसिफिक कुछ चाहिए, लाइक बायोलॉजी में न्यूरॉन से इंक्लूडेड सारी जानकारी होना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। मतलब इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स थिंग टू बी स्टडीड। आपने जो न्यूरोलॉजिस्ट जो करियर है, आपका फील्ड है, ये क्यों चूज़ किया, मतलब न्यूरोलॉजिस्ट? Because actually it is a very important thing. Apart from the whole body, brain is the whole thing which controls the whole body. So it is a very important field because अगर brain में ही कोई problem आ जाती है, कुछ ट्यूमर होता है, तो पूरी बॉडी फंक्शन करना बंद कर देती है। Understanding about a field like this, it's very interesting as well as you get a lot of to learn. न्यूरोलॉजिस्ट का जो स्कोप है वो इंडिया में क्या है? न्यूरोलॉजिस्ट का बहुत स्कोप है क्योंकि इसके अंदर हमको ब्रेन के बारे में, जो न्यूरॉन्स वगैरह है उसके बारे में पता चलता है, और जो ब्रेन के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में पता चलता है। मैंने कॉम्प्लेक्स मतलब मल्टी ऑर्गेनिज्म थिंग है, कॉम्प्लेक्स चीज़ें है बहुत, तो इसकी हमको नॉलेज होनी चाहिए कि क्या है ये। जैसे कि सभी की अलग अलग राय होगी न्यूरोलॉजिस्ट के स्कोप के बारे में, मैं आपसे जानना चाहूँगी।
न्यूरोलॉजिस्ट का स्कोप तो है बहुत। जैसे अगर हमें इन फ्यूचर किसी को भी हो जाती है, मतलब डिमांड हो जाती है, कोई बीमारी हो जाती है ब्रेन से रिलेटेड, तो फिर एकदम से न्यूरोलॉजिस्ट की मतलब रिक्वायरमेंट होती है। तो इंडिया में अभी इतने कम है, मतलब कोई मिलते नहीं है। तो फिर अगर लोग न्यूरोलॉजिस्ट बनेंगे तो इसकी जो कमी है वो कम हो जाएगी, मतलब बढ़ेंगे न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर। लोगों को आप क्या राय देना चाहेंगे इसके लिए कि स्कोप बहुत, मतलब लोग बहुत कम है इससे रिलेटेड, डॉक्टर्स कम है, तो क्या आप राय देना चाहेंगे इसके लिए? मैं यही राय देना चाहूँगा तो ये न्यूरोलॉजिस्ट बनो तो कि ताकि जो ब्रेन से रिलेटेड जो लोग हैं जिनको इलाज नहीं मिल पाता, डॉक्टर ही नहीं मिल पाते, उनको डॉक्टर की मतलब फैसिलिटी तो मिल जाए। जैसे कोर्सेज़ की बात करें आफ्टर 12th क्या करना चाहिए इसमें? First of all, after 12th, NEET graduation examination. After that, neurology is considered one of the top fields of NEET. So after choosing this, MBBS, post जैसे कि आपने इस फील्ड को चूज़ किया है न्यूरोलॉजिस्ट को, तो क्या क्या स्टेजेस होते हैं इसमें, क्या क्या करना चाहिए पहले, किस तरीके की प्रिपरेशन करनी होती है? Ma'am, since then I have started my preparation from class 9th for the NEET, and as well in class 9th and 10th we study a lot about our brain, that it is the most important organ which helps us in moving and even emotions. So yep, that's a very vital role, that is playing very vital role in our life. जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए? ऑफ कोर्स बायोलॉजी होता है। मतलब बायो में कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स होते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड ऑल, मतलब बच्चों का इंटरेस्ट उसी से स्टार्ट होता है कि डिपेंड करता है कि बच्चे को कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो वो उस फील्ड में जाने का सोचता है। अब ऐसे ही हुआ था कि जैसे 11th में चैप्टर था, तो मतलब उसकी स्टडी करना, जैसे मुझे न्यूरोलॉजी में इंटरेस्ट था तो मुझे उस चैप्टर को, स्पेसिफिक चैप्टर को स्टडी करना, डीप में स्टडी करना इंटरनेट के थ्रू अच्छा लगता था कि थोड़ा डीप में और नॉलेज मिले उसके बारे में। तो बायो ही चाहिए होती है स्पेसिफिक। जैसे कि आपने जो स्ट्रीम ली है इसमें काफ़ी और भी बेटर ऑप्शंस है, तो न्यूरोलॉजी ही क्यों चूज़ किया है? न्यूरोलॉजी मतलब इसलिए चूज़ करा बिकॉज लाइक एक स्पेसिफिक मेरे को स्टडी करनी थी उसमें, लाइक वैसे और भी है, मतलब मुझे वैसे स्पेसिफिक था कि ब्रेन से रिलेटेड स्टडी करनी है, बट मैंने पहले सोचा था कि साइकोलॉजिस्ट में जाओ, थोड़ा माइंड से रिलेटेड करो, बट वो माइंड डाइवर्ट होके फिर से न्यूरोलॉजिस्ट में ही आ गया कि लाइक मेरे को पूरी बॉडी का बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है ब्रेन, तो वो अगर फंक्शन नहीं करेगा तो पूरी बॉडी फंक्शन नहीं करेगी। लाइक लोगों को हेडेक्स वगैरह तो होते हैं और वो सोचते हैं कि नॉर्मल है, बट जब लाइक बहुत ज़्यादा सिवियर होने लग जाते हैं तब पता लगता है कि कोई बीमारी है। तो हमें लाइक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि क्यों हो रहा है, बॉडी ऐसे क्यों फंक्शन कर रही है, या माइग्रेन पेन है या नॉर्मल हेडेक है। तो लाइक जैसे न्यूरोलॉजिस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं अभी, तो किस तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे, गवर्नमेंट की तरफ या प्राइवेट की तरफ? अगर न्यूरोलॉजिस्ट की बात हो रही है तो गवर्नमेंट की तरफ ही बढ़ना चाहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस में या फिर गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म अगर आप चूज़ करते हो तो उसमें ज़्यादा मतलब रियलिस्टिक ऑप्शंस होते हैं, उसमें आपको इंटरेस्ट आता है। और गवर्नमेंट कॉलेजेस जो होते हैं वो ज़्यादातर ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जिससे आपको करने में थोड़ी हेल्प हो, उससे आपको इन्जॉयमेंट भी हो, आपको रियलिस्टिक भी फील हो, और आप उसको लेके मतलब सीरियस भी हो जाओ, मतलब आपको पता चल जाए कि कैसे कैसे क्राइटेरियाज होते हैं और कैसे कैसी चीज़ें करनी होती है उसमें। जो न्यूरोलॉजिस्ट है क्या एक बेटर ऑप्शन है? हाँ, येस, इट इज़ अ बेटर ऑप्शन बिकॉज लाइक भैया सेड दैट इंडिया में बहुत कम है तो रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल नहीं हो पाती, तो लाइक फ्यूचर में और नीड पड़ सकती है, क्योंकि आजकल जो अभी की जनरेशन है या फिर वो है तो उसमें ऐसे ब्रेन रिलेटेड डिजीज़ बहुत बढ़ रहे हैं। लाइक बहुत सारे लोग कहते हैं कि फ़ोन की वजह से ब्रेन ट्यूमर वगैरह होते हैं, वो फ़ोन से रिलेटेड हो ना हो, बट आजकल बहुत कॉमन है ये सब चीज़ें, तो हमें फ्यूचर में उनकी नीड होगी, तो यस हमें लेना चाहिए उसे एज ऑप्शन। मैक्सिमम लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है आजकल, उससे रिलेटेड आप क्या कहना चाहेंगे? क्यों ये परेशानी बढ़ रही है और इसके क्या मतलब उपाय है? ऐसा नहीं है कि लोग अवेयर कम है, लेकिन लोग अगर हम देखा जाए मेंटल हेल्थ के प्रति बहुत कम अवेयर हैं। जैसे दीदी ने कहा कि सर दर्द है तो वो उसको लाइटली लेते हैं, बट जैसे कि हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी का बहुत यूज़ हो रहा है, हम हर वक्त कभी फ़ोन की स्क्रीन पे हैं, कभी लैपटॉप की स्क्रीन पे, कभी कंप्यूटर की स्क्रीन पे, तो हमारा स्क्रीन एक्सपोजर बहुत है जिससे कि ब्रेन पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि कुछ बच्चे बहुत अलग मेंटल स्टेज में चले जाते हैं, बहुत इरिटेशन से होने लग जाती है, जैसे कुछ बच्चों को जब उनसे फ़ोन ले लिया जाए, तो ये मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी उनसे बात करी तो मैंने उनको ऑप्शन दिया कि प्राइवेट की तरफ या गवर्नमेंट की तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे, तो आपकी इसमें क्या राय है, क्या आप उनकी बात से सहमत हैं?
प्राइवेट गवर्नमेंट कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता, वर्क दोनों तरफ इक्वली होना चाहिए, बट जो दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है वो है पैकेज और फैसिलिटीज़। हो सकता है कि प्राइवेट में फैसिलिटीज़ अच्छी ना हो लेकिन गवर्नमेंट में अच्छी हो, तो इट डिपेंड्स। तो आप किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, मतलब आप गवर्नमेंट की तरफ या फिर प्राइवेट की तरफ? अभी तक का देखा जाए तो प्राइवेट। जैसे कि मैंने जॉब्स की बात करी, जॉब्स के क्या क्या ऑप्शंस हैं? जॉब्स के ऑप्शन इस फील्ड में बहुत सारे हैं। अगर आप न्यूरोलॉजिस्ट हो तो आप फिजियोलॉजी में भी जा सकते हो। अपॉर्चुनिटीज़ की इस फील्ड में कमी नहीं है, बिकॉज एज वी नो ब्रेन इज़ द मेन स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द होल लाइफ। सो ऑप्शंस की तो कोई कमी नहीं है इस फील्ड में। बट इसी फील्ड को क्यों चूज़ किया आपने, न्यूरोलॉजिस्ट? बिकॉज जो हमारा जो ब्रेन है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो हमारी मूवमेंट्स वगैरह जो है उसमें हमारी हेल्प करता है। अगर इसी में प्रॉब्लम होएगी तो हमारी जो बॉडी वो पूरी पैरालाइज हो जाएगी। तो ताकि एक हेल्दी कंडीशन रहे एक बॉडी की, तो नर्व एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसकी हेल्थ जो है वो सही रहनी चाहिए पूरी। जो भी दर्शक हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि न्यूरोलॉजिस्ट में अपना करियर कैसे बनाएं और आगे इस फील्ड में कैसे स्टेजेस को पार करें, कैसे पढ़ाई करें, कौन सी स्ट्रीम लें, कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा ध्यान दें? न्यूरोलॉजिस्ट के लिए पहली बात तो मेडिकल साइंस और साइकोलॉजी का लेना बहुत ज़रूरी है 11th-12th में एज अ स्ट्रीम, क्योंकि जब तक हमें साइकोलॉजी के बारे में पता नहीं होगा कि ब्रेन वर्क कैसे करता है, हम ब्रेन पे खुद भी वर्क नहीं कर पाएंगे। मेडिकल साइंस इसीलिए ताकि हम समझ पाएँ कि ब्रेन कैसे रिस्पॉन्स करता है, ब्रेन कैसे स्टिमुलाइज को समझता है, ब्रेन कैसे अलग अलग एनवायरनमेंट्स की तरफ से अफेक्ट होता है, ब्रेन कैसे खुद एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है। तो मेडिकल साइंस और साइकोलॉजी तो इम्पोर्टेंट है। जो टीचर से किस तरीके से आपको सपोर्ट कर रहे हैं इसमें? टीचर्स जो हैं, टीचर हमारे लिए टीचर बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। टीचर जो है हमारे लिए हमको सिखा रहे हैं कि कितना स्कोप है इसमें, और हमारे लिए हेल्प कर रहे हैं टीचर्स। पेरेंट्स किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं? पेरेंट्स हम पे मतलब ये है कि हमें कोई भी अगर मुश्किल होती है या फिर कुछ भी होती है तो पेरेंट्स हमें हमारी ट्यूशन्स भी लिखा रहे हैं और हमें जितना सपोर्ट कर सकते हैं वो कर रहे हैं। आप काफ़ी पेरेंट्स होते हैं जो सपोर्ट नहीं कर पाते हैं अपने बच्चों को, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सपोर्ट नहीं कर पाते तो ये 2 टाइप से हो सकते हैं, एक तो मेंटली और सेकंड होता है कि इकोनॉमिकली। सो अगर इकोनॉमिकली की बात करें तो अगर नीट वगैरह क्रैक करनी है तो इफ़ यू गेट हाई मार्क्स तो स्कॉलरशिप वगैरह आसान होती है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज के थ्रू करें तो बहुत सारे पैसे बचते हैं, अगर आप रादर दैन कि आप प्राइवेट में करो तो गवर्नमेंट भी बेस्ट है। और जैसे कि आप कह रहे हो कि पेरेंट्स का इमोशनल सपोर्ट, सो हमारे इंडिया में अगर हम क्वांटिटी देखें तो मोस्टली पेरेंट्स अपने बच्चों को इंजीनियर या फिर डॉक्टर भी बनाते हैं, तो डॉक्टर के में ऑलमोस्ट पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं। अगर नहीं करते तो उन्हें करना चाहिए क्योंकि एक अच्छी फील्ड है और बच्चा कुछ सीखेगा। प्रोग्राम के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को, जो भी ये देख रहे हैं और जो भी इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं? उनको तो यही कहेंगे कि अच्छी फील्ड है और ये लेनी चाहिए। जैसे कि सब ने कहा, सब ने अपने ओपिनियंस दिए कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए, उसको अंडर ध्यान में रख के वो करना चाहिए। तो जैसा कि हमने बच्चों से जाना इसके बारे में, तरह तरह की राय थी न्यूरोलॉजिस्ट के बारे में। हमें गवर्नमेंट जॉब की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, हमें ये भी बताया गया। तो सबकी अपनी अपनी राय थी। इन्होंने बताया कि कौन सा स्ट्रीम हमारे लिए ज़रूरी होता है, कौन से सब्जेक्ट हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, और पेरेंट्स का किस तरीके से सपोर्ट होना चाहिए, मेंटली और जो इमोशनली है वो सपोर्ट। तो आज हमने जाना न्यूरोलॉजिस्ट के बारे में। आगे ऐसे ही हम अपनी टॉपिक्स लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जैसा कि हमने कहा था, आगे के सेगमेंट में हम करियर रिलेटेड अवेयरनेस के बारे में स्टूडेंट से जानेंगे। आज हमने इस विषय पर स्टूडेंट से करियर के क्षेत्र की ज़मीनी हकीकत को जानने की कोशिश की। यह केवल सैंपल मात्र है जिसे हम अपने प्रोग्राम करियर मंत्रा के माध्यम से आप लोगों के समक्ष ला पाए, और हमें आभास हुआ कि इस तरह के प्रोग्राम का एक स्टूडेंट की लाइफ में क्या महत्व है। साथ ही साथ कुछ विषयों पर अध्यापकों का भी दृष्टिकोण जानने का मौका मिला कि कैसे वो अपने स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन करते हैं, करियर प्रोग्राम को वो कैसे देखते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि करियर मंत्रा इस ज़मीनी हकीकत का निरीक्षण लगातार करते हुए स्टूडेंट्स का मनोबल बढ़ाता रहेगा। आज के कार्यक्रम के माध्यम से हमने अपने पैनलिस्ट के द्वारा यह जाना कि अगर कोई अभ्यर्थी मेडिकल के क्षेत्र में न्यूरोलॉजिस्ट में अपना करियर बनाना चाहता है तो उनको क्या करना चाहिए, किन संस्थानों से पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई पूरी करने में कितना खर्च आता है, तथा पढ़ाई करने के पश्चात हम किन किन संस्थानों से जुड़कर अपने सपनों को साकार कर सकते हैं।
मैं आशा करती हूँ कि ये कार्यक्रम हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। समय हमेशा हमें सीमा में बांधने का संकेत देता है, तो समय की पाबंदी को देखते हुए इस कार्यक्रम को यहीं विश्राम देना चाहूँगी। अगले कार्यक्रम में हम एक और महत्वपूर्ण विषय की जानकारी लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए तनाव से दूर रहें और देखते रहो शुभ भारती टीवी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज है, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। और ये क्लियरिटी हम आपको अपने प्रोग्राम में देंगे। सब कुछ शुभ भारती टीवी आपको बताएगा।